हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आपका सीटेट के लिए, जहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका क्लास 1 क्लास 2, अगर आप हिस्ट्री देखना चाहें तो क्लास 1 क्लास 2 करके जो है आपका क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी का बुक जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से आज का जो क्लास है हम लोगों का ज्योग्राफी का है, और ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 जिसमें ये जो है क्लास 3 है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जो है इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और जो एमसीक्यू का क्लास रहेगा ना, वो आपका एमसीक्यू क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरीके से रहेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर है आपका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। ठीक है, तो ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा गोलाकार नहीं है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव मतलब मान लीजिए, देखिए ये आपका है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया। ठीक है, ये पूरब, ये पश्चिम ध्रुव हो गया। तो ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव में थोड़ा सा चिपटा हुआ है। ठीक है, और मध्य में जो है थोड़ी उभरी हुई है। तो कैसी दिखती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी जैसे कि ये ग्लोब देख सकते हैं ना, ये ग्लोब जो रहता है ना, ये पूरी तरह से गोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है, में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो जैसे आप ग्लोब को देखिएगा ना, ठीक ग्लोब जैसा ही हमारा अर्थ भी जो है ना, उसी की तरह रहता है, इसलिए इसको हम लोग लघु रूप कहते हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है। ग्लोब क्या है, ग्लोब का डेफिनेशन में दिया हुआ रहेगा 3-4 स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का लघु रूप में ये एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, तो ग्लोब जो रहता है ना, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, या यानी विभिन्न प्रकार या आकार का हो सकता है। जैसे कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, और किसी को जो बहुत ही आसानी से एक दूसरे इस जगह से दूसरा स्थान हम लोग ले सकते हैं। और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसा ग्लोब, और जिनमें हवा भरी जा सकती है, और एवं आसानी से एक स्थान से दूसरा स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ग्लोब जो रहता है ना, वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो याद रखिएगा, ग्लोब स्थिर नहीं होता, उसको हम लोग कैसे घुमा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उस तरीके से घुमा सकते हैं। जैसे कि कुम्हार जो रहता है ना, ये पहिया घुमाता है, या लट्टू लट्टू जो हम लोग खेलते हैं ना, तो लट्टू घुमाते जैसे घूमता है, वैसे ही ये भी घूमता है। तो ग्लोब पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि देशों, महाद्वीप तथा महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखिए ग्लोब पे क्या क्या देखा जा सकता है, देश को देख सकते हैं, महाद्वीप देख सकते हैं, महासागर देख सकते हैं, उसके सही आकार में दिखाया जाता है। तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति को बताइए। देखिए, अगर हम मान लीजिए ये सर्कल ले लीजिए, और यहाँ पे अगर हम लोग किसी का अगर स्थान को दिखाना चाहेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए किसी रेखा की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये जो है इस रेखा पे है, इसमें है, ये यहाँ है, इस तरीके से जो है हम लोग इसको किसी भी जगह को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। अगर आप ग्लोब कभी देखे हो ना, तो देखिएगा यहाँ पे सुई होती है, जहाँ पे ये आपका उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जो रहता है, एक सुई रहता है, जिसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहते हैं और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाएं। देखिए ये भी पूछा जाता है किस ओर घुमाते हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है, पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। तो ये पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई श्रेणी नहीं होती, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमता है, जो कि काल्पनिक रेखा है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग ग्लोब को तो सुई से दिखा दिए, और ये पश्चिम से पूरब घूम रहा है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए क्या आपका पृथ्वी पे भी जो है कोई सुई रहता है, तो भाई पृथ्वी में ऐसा कोई सुई नहीं रहता, ये अपने आप जो रहता है ना, अपने अक्ष पर जो है चारों ओर घूमता रहता है। ये तो बस ये ग्लोब जो है एक काल्पनिक है, जिसको हम लोग अपने अक्ष पर घुमाने के लिए जो है एक सुई लगा देते हैं, ताकि जो है ये पश्चिम
पश्चिम से पूरब की ओर जो है इसको हम लोग घुमा सके और बता सके कि देखो पृथ्वी भी जो है ऐसे ही घूमती है। ठीक है, तो ये एक काल्पनिक रेखा रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जैसे पृथ्वी जो है ना दो भागों में बांटा हुआ रहता है, इसी तरीके से ये भी जो है ग्लोब जो रहता है, सुई जो रहती है ना, ये आपका ये एक काल्पनिक रेखा देखिए यहाँ पे ये एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यानी इस तरीके से घूमती है। तो ये एक तरह का काल्पनिक रेखा है, और यही रेखा जो रहता है ना ये दो बराबर भागों में आपको ग्लोब को बांट रहा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। तो पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया। तो ये जो रेखा है इसका ऊपर का जो भाग रहेगा, ठीक है ना, ये आपका उत्तर ध्रुव है। तो ये जो ऊपर का जो गोलार्ध यानी इस गोलाई के ऊपर जो आगे का ऊपर का पार्ट रहेगा, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये जो नीचे वाला रहेगा इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये जो मतलब कि वृत्त है जिसको जो कि ये दोनों को आपको विभाजित कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दोनों को विभाजित कर रहा है एक दूसरे को, ये क्या कहलाएगा, ये आपका विषुवत वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, विषुवत वृत्त कहलाता है। तो विषुवत वृत्त क्या होता है, तो विषुवत वृत्त वो होता है जो कि दो भागों में जो है इसको विभाजित कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, और ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ जो है बिंदु है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को आशांश समांतर रेखाएं कहा जाता है, और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो देखिए विषुवत वृत्त से ये जो जितने देख रहे हैं ना, इसको हम लोग आशांश कहते हैं। क्या कहते हैं, आशांश समानताएं रेखाएं कहते हैं। और इसको जो है हम लोग किस में नापते हैं, तो ये अंश में मापा जाता है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त शून्य अंश आशांश को दर्शाती है। शून्य अंश जो है किसको दर्शाती है, आशांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप कितना है, 360 डिग्री होता है। यानी हम लोग 90 आशांश बोल सकते हैं। 1/4 अगर ले तो कितना होगा 1/4 का, तो 90। ठीक है, 90 अंश होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को जैसे कि ये जो रहेगा ना, ये आपका उत्तर ध्रुव ये कितना करेगा, ये 90 अक्षांश करेगा, और दक्षिण ध्रुव कितना रहेगा, तो 90 का अंश करेगा। ठीक है, 90 अंश जो रहेगा दक्षिण तरफ रहेगा, तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। और अगर 90 अंश जो रहेगा अगर उत्तर की ओर रहेगा, तो ये आपका उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के जितना भी समांतर रेखा रहता है ना, उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये आपको उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये इधर जो है उत्तर विषुवत वृत्त के ऊपर वो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। ये जो नीचे रहेगा ना, जो आपका दक्षिणी ध्रुव तरफ रहेगा, उसको हम लोग दक्षिण अक्षांश कहते हैं। तो इसके लिए इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना, अगर 20 डिग्री है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 66.5 डिग्री उत्तर दिया हुआ है, तो ये क्या है आपका, ये उत्तरी अक्षांश को दर्शा रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखे ना 23.5 डिग्री, तो ये किसको दर्शा रहा है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव को दर्शा रहा है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कितना पे है, पूछा जाता है ना, तो कर्क रेखा यहाँ पे अगर आप 23 डिग्री और हाफ अगर दक्षिण लिख दे, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 23 डिग्री और हाफ अगर उत्तर में है तभी ये कर्क रेखा को दर्शाएगा, और मकर रेखा 23 और हाफ दक्षिण रहेगा, तभी आपका मकर रेखा को दर्शाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके थ्रू कि कितना जो रहता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस ग्लोब से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इसे कि दक्षिण ध्रुव जो है ये आपका 90 डिग्री पे है, और ये जो है ये उत्तर ध्रुव ये आपका 90 डिग्री पे है, जिसमें उत्तर ध्रुव वृत्त जो रहेगा ये 66.5 डिग्री रहेगा, और इसी तरह दक्षिण ध्रुव वृत्त जो रहेगा ये भी आपका 66.5 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मकर रेखा का आप डिग्री देख सकते हैं, 23.5 डिग्री अगर वो दक्षिण की ओर है तो ये मकर रेखा कहलाएगा। तो मकर रेखा किस में आता है, तो मकर रेखा जो रहेगा ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ है, तो कर्क रेखा जो है ये
आपका उत्तरी गोलार्ध में है। कितना पे है? तो 23 डिग्री और हाफ अक्षांश, सॉरी डिग्री पे है, मतलब कि अंश पे है। 23 और हाफ डिग्री अंश पे क्या है आपका? कर्क रेखा है, ठीक है। तो ये जो उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच का जो भाग है, इसको हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी तरह अगर ये दक्षिण वाला जो जगह है ना, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में जो इस जगह है, इसको हम लोग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कभी कभी विषुवत वृत्त कितना में रहता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश पे रहता है, ठीक है ना। और ये जो है आपका उष्ण कटिबंध है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है, जैसे कि देख सकते हैं आपका दिया हुआ है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा कि उत्तर ध्रुव कितना में है, तो उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और 90 अंश उत्तर, ठीक है। अगर इस तरीके से रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा, तब ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव हो जाएगा। दक्षिण में रहेगा तो वो द रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे के अतिरिक्त जो है, यानी इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा है? कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है, दक्षिण ध्रुव वृत्त है और उत्तरी आपका ध्रुव वृत्त है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो देखिए कर्क रेखा उष्ण कटिबंध, देखे ना कि ये क्या है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध क्या है? याद रखिएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर, ठीक है, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि सिर के ठीक ऊपर रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन क्या आता है आपको कि सबसे अधिक ऊष्मा जो रहता है कहाँ होता है, तो ये आपका उष्णकटिबंध में आता है। उष्णकटिबंध किस जगह को कहते हैं? तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी अक्षांश होते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंध। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन, ठीक है ना, सिर्फ एक दिन सूर्य जो है, यानी वर्ष में एक बार जो रहता है दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है, इसलिए यहाँ पे जो रहता है ऊष्मा सबसे अधिक होता है। तो कर्क रेखा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि उष्णकटिबंध, यहाँ पे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो आपका अक्षांश है ना, इसका ये जो है, इसी को उष्णकटिबंध कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये आपका कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण तिरछी होती जाती है और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद हो गया ना कि मध्यम जो रहता है कहाँ पे रहता है। तो ये जो अभी हम लोग देखें कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में जो रहता है, और इधर मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में जो क्षेत्र का तापमान रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला दक्षिण ध्रुव वृत्त और मकर रेखा, इसी तरह से कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, इसके बीच का जो जगह रहता है ना, ये जो रहता है ये मध्यम रहता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों रहता है मध्यम? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो रहता है कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता है, इसलिए ध्रुव की तरफ कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता। इसका मतलब कैसा रहेगा? ऊपर, सीधे ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तिरछा जा होता रहा है। तिरछा जब होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है, इसलिए वहाँ पे मतलब कि जो टेम्परेचर जो रहता है वो आपका मध्यम रहता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव की बात करें और उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की बात करें, तो इसके बीच बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो रहता है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस है ना दक्षिण ध्रुव वाला, और यहाँ पे जो ये जो स्पेस है उत्तरी शीत कटिबंध और उत्तर ध्रुव, ये जो रहता है ना, ये आप
इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है सूर्य जो रहता है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, इसलिए सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है, इसलिए ये जगह जो रहता है ठंड रहता है। ठीक है। अब देशांतर, अब हम लोग ना अभी तक जो पढ़े ये आसांश के बारे में पढ़े, यानी इन रेखाओं के बारे में पढ़े। अब इसे काटने वाला ये भी रहता है ना, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल तो ये हो गया, ये क्या हो जाता है, ये लैटिट्यूडनल हो जाता है। इसी को हम लोग हिंदी में देशांतर कहते हैं। तो अब हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाला संदम रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये एक ही अक्षांश जो कि आपका 20 डिग्री दक्षिण पर जो है स्थित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, उनके बीच की दूरी की देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घट जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। ठीक है, यानी जब ये इस तरीके से आती है, सॉरी इस तरीके से आती है, तो ये जब ध्रुव पे जाता है ना यहाँ पे, तो ये घट जाता है। ठीक है, और देखिए फिर से देखिए कि उनकी बीच की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर जो है वो शून्य हो जाता है। तो सभी देशांतर यामोंतर आपस में मिलती है। यहाँ पे देखिए आसांश समानताएं रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोंतरों की लंबाई समान होती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है, आसांश जो अभी हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और अभी ये जो हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे से भिन्न है, यानी ये जो रेखा है देशांतर वह आसांश से भिन्न है। ठीक है, कैसे भिन्न है, क्योंकि जितने भी देशांतर यामोंतर की लंबाई होती है ना वो एक जैसा होती है, जबकि आपका आसांश का जो लंबाई होती है ना वो तो जैसे ध्रुव की ओर जाता है तो वो घट रहा है ना, घट रहा है, वो तो आपका विश्वत्वित सबसे लंबा रहता है, और जैसे ही आपका ध्रुव की ओर आता है वो घटते जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आपका, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल रहता है, ठीक है, यानी ये जो यामोंतर है ये कभी घटेगा नहीं, इसकी जितनी भी लंबाई रहती है ना वो आपका एक जैसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी देशों ने नीचे क्या कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोंतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामंतर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम एक, तो डियर देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्लास में सारा चीज़ कंप्लीट करना। तो क्योंकि आपका सोशल साइंस जो रहता है ना ये ऑलरेडी बहुत मतलब बोरिंग सब्जेक्ट रहता है। ठीक है ना, तो हमें इसे बोरिंग नहीं बनाना है, हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि जो है हम चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पे हम लोग आसान तक पढ़े थे, और जहाँ पे हम लोग देशांतर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किए। तो आज हम बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपका अभी तक आप जो भी समझे आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।